सभी को नमस्ते। निसर्गोपचार सिद्धांत के अंतर्गत हम आज 8वां सिद्धांत देखने वाले हैं, जिसका नाम है नेचुरोपैथी में निसर्गोपचार में उभाड़ आते हैं। अब उभाड़ यानी क्या? तो इसका अर्थ होता है हीलिंग क्राइसिस। इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे क्यूरेटिव क्राइसिस और कुछ पर्यायी नाम इसको दिए गए हैं मराठी में। रोगाची अपकर्षणावस्था, जुन्या रोगाचे प्रत्यावर्तन, आरोग्यप्रद दारुण स्थिति, रोग उपशम संकट, इन नामों से इसे पहचाना जाता है। अब परिचय करवाएंगे कि ये क्या होता है, उभाड़ क्या होता है। तो ट्रीटमेंट जो है वो दो तरीके की हम देखते हैं, एक है सिम्टोमेटिक और दूसरी है सिस्टमेटिक। तो पहली जो चिकित्सा है उसे लाक्षणिक चिकित्सा कहते हैं, यानी सिम्टम्स के आधार पर, लक्षण के आधार पर, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में की जाती है, एलोपैथ मेडिकल साइंस में की जाती है, एलोपैथी में की जाती है। इसके जो कि एमबीबीएस या फिर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर रहते हैं। और दूसरी जो चिकित्सा है वो है क्यूरेटिव हीलिंग थेरेपी, सिस्टमेटिक थेरेपी। तो इसमें फिर नेचुरोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, सुजोग थेरेपी भी है, एक्यूप्रेशर भी है, एक्यूपंक्चर भी है, और भी जितनी भी चिकित्सा पद्धति नेचर बेस है, मैग्नेटिक थेरेपी भी है। करीबन 64 तरीके की चिकित्सा पद्धति हम देखते हैं। उसमें से एक एलोपैथ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चिकित्सा पद्धति करीबन ये देख के ही बताया जा सकता है कि ये हीलिंग देती है या फिर ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है। तो हम बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी की। तो नेचुरोपैथी में जो ट्रीटमेंट कराई जाती है वो क्यूरेटिव होती है ना, सिस्टमेटिक होती है। सिस्टम के आधार पर ट्रीटमेंट कराई जाती है, सिम्टम को देखकर नहीं। सिम्टम तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे अधिक इम्पॉर्टेंट है, सिम्टम तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन उससे अधिक सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। सिस्टम का अर्थ होता है जैसे कि पूरे शरीर में ऐसे बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है ये ठीक हो जाए, ऐसे ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी में कराई जाती है। तो नेचुरोपैथी में हमने पूर्व सिद्धांत में देखा है कि रोग का जो मूल कारण है वो क्या है? विजातीय तत्व है। अब ये जो विजातीय तत्व है ये जब शरीर में एक तो एंट्री करके अपना जोर बढ़ाते हैं, तो उन विजातीय तत्वों को निष्कासित करना ही एक उपचार होता है। बहुत कम मात्रा में है तो शमन भी करेंगे वहीं पर, लेकिन अगर मध्यम या फिर अधिक मात्रा में है तो फिर उन्हें निकालना ही एक उपचार का तरीका रहता है। लेकिन अधिकतम लोग, अभी हम बाहर देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी रोग हो जाए, मान लो जुकाम हो जाए, सर दर्द हो जाए, घुटने में दर्द हो जाए, या फिर शरीर में कहीं पर भी दर्द हो जाए, तो पेन किलर खा लेते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी खा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, एंटी हिस्टामिनिक, खुजली आती है तो एंटी हिस्टामिनिक खा लेते हैं। तो ये जो दवाइयाँ है ये क्या करती है? उस सिम्टम्स को दबाती है ना। अब सबसे पहले तो सिम्टम्स पैदा क्यों होते हैं इस बात को समझना है। जैसे कि खांसी आती है, छींक आती है, सर में दर्द आता है, दर्द होता है, तो ये क्यों होता है? ये जो सिम्टम्स है, ये जो लक्षण है, ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं? तो ये सिम्टम्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि हम अलर्ट हो सके, ताकि हम ये जान सके कि शरीर में कुछ तो भी ऐसा हुआ है जिस कारण दर्द हो रहा है, जिस कारण खांसी आ रही है, जिस कारण खुजली हो रही है।
लेकिन व्यक्ति इसके बारे में नहीं सोचेगा। वो मात्र इसके बारे में सोचेगा कि इसे कम कैसे कराया जाए, यानी इसे तुरंत इससे छुटकारा कैसे पा सके, तो इस बारे में सोचता है। और तुरंत, ये जो शब्द है ना, तुरंत, सभी को स्वास्थ्य की जल्दी होती है ना। जैसे कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा में जल्दी कर लेते हैं, वो जीवन में कभी संभल नहीं पाते। एक बात ध्यान लेना, एक ध्यान में ले लेना कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इस बात में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसमें कभी भी शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। जो लोग स्वास्थ्य जल्दी पा लेते हैं, उनको हानि भी उतनी ही सहन करनी पड़ती है। जो शिक्षा में भी जल्दी शिक्षित हो जाते हैं और कुछ कमाना शुरू कर देते हैं, है ना, 7वीं 8वीं 10वीं या 12वीं तक पढ़ लेते हैं और फिर कुछ कमाना शुरू कर देते हैं, तो आगे जाने के बाद में फिर उनको पता चलता है कि अरे, मैं ठीक ठाक से और ज़्यादा पढ़ लेता तो मुझे सैलरी ज़्यादा होती, है ना, और कुछ मैं कर पाता। आज जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, वो मेरी कम शिक्षा के कारण ही आ रही है ना। जैसे कि कम शिक्षा के कारण लोग मध्यम बीच के जीवन में या फिर उत्तर जीवन में सफरिंग में आ जाते हैं, है ना। उनको फिर इनकम कम लगने लगता है क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं, और एजुकेशन कम रहता है, उस कारण से उन्हें प्रमोशन भी नहीं मिलता है, या फिर कहीं दूसरा कुछ कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उन लोगों का होता है जो टेम्पररी नहीं, परमानेंटली एलोपैथी मेडिसिन्स खाते रहते हैं, है ना। ये कुछ मेडिसिन्स खाने के बाद में तुरंत लाभ मिल जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में, दिनों या महीनों के बाद में, फिर ये एक्सपीरियंस होता है कि अरे, ये तो कुछ जैसा है वैसा ही है, बस उस समय के लिए खुजली कम हो गई थी, अभी तो खुजली जारी है, चल रही है, फिर दवा खानी पड़ती है, फिर खुजली आती है, फिर दवा खानी पड़ती है, तो वो रोग जैसे दब जाते हैं अंदर। अब जब नेचुरोपैथी में जब पेशेंट आता है, मान लो एक पेशेंट था जिसे 2-4 साल पहले खुजली आई थी, आर्टिकरिया, शीत पित्त उसे बोलते हैं कुछ, और फिर उसने एक मेडिसिन लिया था, है ना, सेट्रिजिन या फिर एविल, ऐसा मेडिसिन लिया था, एंटीहिस्टामिनिक, उससे वो दब गई, ठीक है। लेकिन फिर 1 साल के बाद में हुई, कुछ खट्टा उसने खाया, दही खाया, अचार खाया, उसके कारण उसे फिर खुजली हुई, तो फिर उसने वही मेडिसिन खाया क्योंकि उसका पूर्व अनुभव था, मैं ये मेडिसिन खाता हूँ तो मुझे ठीक लगता है। ऐसे सेल्फ मेडिकेशन बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी करते होंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन उसने किया और उसे फिर से ठीक लगा, लेकिन आज जो उसे तकलीफ हुई, वो मेडिसिन लेने से उसे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। मान लो जैसे कि नेचुरोपैथी में आया, नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास आया और बोल रहा है कि डॉक्टर साहब, मुझे 4-5 साल से खुजली आ रही है, ऐसे ही आती है, मैं गोली ले लेता हूँ तो ठीक हो जाती है। अब उसको लगता है कि ठीक हो रही है, एक्चुअल में वो सप्रेस हो रही है। तो जब नेचुरोपैथी अब ट्रीटमेंट कराया जाएगा, तो वो जो सप्रेस हुआ है वो एक्सप्रेस होगा, है ना। जो जो सिम्टम्स उस वक्त आए थे वो एक्सप्रेस होगा। मान लो कि खुजली थी तो उसमें बुखार भी आया था, लेकिन उसे भी सप्रेस कर दिया। तो अब जब एक्सप्रेस होगा, है ना, तो क्या होगा, वो जो सिम्टम्स है उभाड़ के, वो सामने आएंगे। तो उभाड़ में क्या होता है, जैसे कि बुखार आना एक सिम्टम्स है उभाड़ का, हीलिंग क्राइसिस का। बुखार आना, जी मचलाना, चक्कर आना, उल्टी सी होना, ठीक है। उसके बाद फिर खुजली और ज़्यादा बढ़ना, पहले से अधिक बढ़ जाना। बहुत बार डॉक्टर आपको बताते हैं, खासकर होम्योपैथी में ये ज़्यादा होता है, आयुर्वेद में तो बहुत कम होता है। मैं आयुर्वेद का भी ट्रीटमेंट करता हूँ, लेकिन ऐसे हो सकता है। अभी अभी फ़िलहाल अभी कल परसों ही मेरे पास एक पेशेंट आया, जैसे ही उसे मैं मेडिसिन दे देता हूँ, उसे तकलीफ़ है, उसके मुंह में छाले आते हैं, ये भी एक उबाड़ का लक्षण है। तो उसके मुंह में छाले आते हैं, तो उसका कहना यह है, डॉक्टर साहब, जब भी मैं कुछ भी दवा खाता हूँ तो मुझे तकलीफ़ और बढ़ जाती है। कोई भी दवा खाता हूँ, खासकर आयुर्वेद या फिर ऐसा कोई उपचार करता हूँ, तो तकलीफ़ मेरी बढ़ जाती है।
और इतनी बढ़ती है कि मैं सहन भी नहीं कर सकता। अब अपना अपना सहन करने का एक थ्रेशोल्ड होता है ना। थ्रेशोल्ड यानी सहन शक्ति होती है। अगर उस सहन शक्ति से परे अगर दुख जाता है तो फिर वो सहन नहीं कर पाता और डॉक्टर को ही छोड़ देता है। लेकिन मैंने उसे ठीक ठाक से समझाया और कहा कि ठीक है, मेरी मेडिसिन आप रिटर्न कर दो और मैं आपको थोड़ा नेचुरोपैथी बेस, और मैं सुजोग थेरेपी भी करता हूँ, एक्यूप्रेशर पंक्चर भी करता हूँ, तो उस आधार पर मैं आपको ठीक करूँगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं। वो फिर रोज आ रहा है, अभी 2-3 दिन के इंटरवल में आ रहा है। पहले रोज आता था, अभी इंटरवल में। तो उसके छाले जो है वो अभी धीरे धीरे कम हो गए। लेकिन वो कह रहा है कि नाक में अभी ऐसा ब्लॉक हो रहा है, सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ हो रही है। और भी 2-3 सिम्टम्स उसने बताए कि उसके बारे में मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। तो उससे मैंने हिस्ट्री में पूछा कि क्या आपने एलोपैथ ट्रीटमेंट लिया था? तो उसने कहा कि एलोपैथी ट्रीटमेंट मैंने लिया था, तब मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन अब उस ट्रीटमेंट से भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए मैं नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और ये जो योग थेरेपी है उसके तरफ मैं आया हूँ। तो ऐसे ट्रीटमेंट को, ऐसे पेशेंट को बहुत ही पोलाइटली लेना पड़ता है, बहुत ही आराम से उन्हें ट्रीट करना पड़ता है। बस उसके लिए तैयारी पेशेंट की आवश्यक होती है। अगर पेशेंट संयम रखे तो फिर ट्रीटमेंट आगे बढ़ सकती है। अगर पेशेंट जल्दबाजी करे तो फिर वो छोड़ के भी जा सकता है, या कुछ सिम्टोमेटिक अगर उसे सहन नहीं हो रहा है तो बाहर जाके मेडिकल की कोई एलोपैथ दवा भी खा सकता है, जिस कारण से हमारी ट्रीटमेंट कभी पूरी नहीं होगी। तो ऐसे उभाड़ जो है ये नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट के बीच में भी आते हैं। जैसे कि किसी को, मैं अभी आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा उपवास चिकित्सा। जब किसी को भी उपवास देते हैं तो पहले 1-2 दिन में उसे बहुत तकलीफ होती है ना। तो उस समय फिर उन्हें समझाना पड़ता है, काउंसलिंग देनी पड़ती है कि आप डरिए मत, आप घबराइए मत। ऐसे अगर होगा तो कोई बात नहीं, अगर आप सहन कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे ओवरकम कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो फिर अगर जोर से सिम्टम्स बाहर आ रहे हैं, जो दबे हुए सिम्टम्स हैं, तो उन्हें फिर और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके, कुछ कम डोज में मेडिसिन देके उन्हें थोड़ा सा दबाना पड़ता है, क्योंकि वो जोर से बाहर आ रहे हैं। और जब भी जोर से बाहर आते हैं तो फिर ये तकलीफ देते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी रोड पर या बाहर कहीं पर झाड़ू लगाया जाता है तो बहुत धूल ऊपर आती है। तो उसके लिए फिर लोगों को तकलीफ होती है आजू बाजू में। तो लोग क्या बोलते हैं, भाई तू झाड़ू झाड़ू लगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी छिड़क दे। पानी छिड़क दे तो धूल कम उठेंगी। तो लेकिन जब भी पानी छिड़कते हैं तो वहाँ की जो जगह है वो ठीक ठाक से साफ नहीं होती है, फिर है ना। फिर कुछ समय के बाद में और साफ करनी पड़ती है। लेकिन इतना तो आराम मिल जाता है कि वहाँ पर धूल नहीं उठती और तकलीफ नहीं होती आजू बाजू के लोगों को, और डस्ट का प्रॉब्लम नहीं आता है वहाँ पर। तो वैसे ही जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो धूल उठती है, तो शरीर में भी निसर्गोपचार के माध्यम से, योग या फिर आयुर्वेद थेरेपी के माध्यम से जब उपचार कराया जाता है तो धूल उठती है, और उस धूल की तकलीफ फिर होती है कुछ समय के लिए। फिर धूल जब शांत हो जाती है तो फिर तकलीफ कम हो जाती है ना। अब एक एक्सप्रेसिव ट्रीटमेंट में ये तो होता ही है। अभी एक फिलहाल में अस्थमा का पेशेंट मेरे पास आया, लेडी पेशेंट है, बहुत सालों से अस्थमा है, और वो इनहेलर जो है वो नाक में ऐसे, नाक मुंह में ऐसे खींचते हैं अंदर। तो बहुत मेडिसिन खाई, फिर इनहेलर उसे शुरू हो गया। अब रोज इनहेलर ले रही थी, दिन में 3 से 5 बार इनहेलर ले रही थी। जब भी तकलीफ है तो इनहेलर लेती थी। बोले डॉक्टर साहब इतने साल हो गए, ये इनहेलर कुछ कम नहीं हो रहा है, हमें लगा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने बोला आप तो एक भ्रम में थे। ठीक है, एलोपैथी से अधिकतम जो 80% लाइफस्टाइल इंड्यूस डिसीज, जैसे कि अस्थमा है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, या फिर और कोई एलर्जी है, तो ये बस उस समय के लिए, वो जब भी एलर्जन कांटेक्ट में आए तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराना, उसके बाद में फिर वही हाल। तो उसका भी ऐसे ही चल रहा था।
तो मैंने उसे वमन दिया। वमन वमन क्या होता है कि जैसे काढ़ा पिलाते हैं नेचुरोपैथी में, तो सेंधा नमक का पानी पिलाते हैं, सेंधा जल पिलाते हैं। और तो वो पिलाया, और पिलाने के बाद में उल्टी कराई, 2 से 4 बार उसे उल्टी कराई, पिला पिला के ऐसे उल्टी कराई। तो फिर वो घर गई 2-3 बजे, जैसे 10 बजे उसे उल्टी कराई तो 2-3 बजे उसका फ़ोन आया, डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ़ हो रही है, इतनी गलावट और थकावट महसूस हो रही है कि तो अभी मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बोला आप थोड़ा सा कुछ, थोड़ा मैं तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं देता हूँ पहले दिन, तो उसे बोला कि थोड़ा ग्लूकॉन डी आप ले सकते हैं। तो लिया, फिर उसने बोला कि डॉक्टर साहब फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। मैंने बोला थोड़ा संयम रख सकते हैं तो 1-2 दिन तक संयम रखो। मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता, मैं इन जो रोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें मैं दबाना नहीं चाहता, क्योंकि आप ठीक हो जाओगे। तो वो पेशेंट तो समझ नहीं रही थी, लेकिन उसके जो हस्बैंड है, उस व्यक्ति ने उसे, उस पेशेंट को थोड़ी तसल्ली दी, है ना, पेशेंस रखने के लिए कहा। और नेक्स्ट टाइम में तो फिर वो उसी वक्त उस पेशेंट ने तय किया कि अभी मैं बस ये ट्रीटमेंट ब्रेक कर दूंगी। लेकिन जो परिचारक है, परिचारक यानी जो पेशेंट का जो रिलेटिव्स या फिर कोई आपसी जो व्यक्ति होता है, उसे परिचारक कहते हैं। शुश्रूषा जो करता है, जो सेवा करता है पेशेंट की और पेशेंट के धैर्य रखने में मदद करता है, उसे परिचारक कहते हैं। इसका भी बड़ा रोल होता है। अगर वो हस्बैंड उसे तसल्ली ना देते, है ना, संयम रखने के लिए ना बोलते, तो आगे वो मेरे पास न आती और वो टूट जाती। टूट यानी मुझसे फिर वो उसका ट्रीटमेंट बंद हो जाता। फिर जब वो 15-20 दिन के बाद में आई, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने निश्चित रूप से एक निश्चय किया था कि अब मैं ये ट्रीटमेंट नहीं लूँगी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि अभी मुझे इतना ठीक लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने बोला क्या हुआ था? फिर उसने ये पूरी कहानी मुझे बताई कि वमन के बाद में ऐसा हुआ, फिर मैंने आपको 1-2 बार फ़ोन भी किया और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं समझ रही थी कि मैं तो ठीक होने के लिए गई, ये तो तकलीफ़ और बढ़ गई। लेकिन उस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बस, अब बहुत तकलीफ़ है तो अब मैं नहीं जाऊँगी आपके पास। लेकिन आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे इतना, यानी और इस साल में तो बादल भी बहुत रहे आकाश में, तो उसके कारण इन दमा के पेशेंट हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। बोले अभी इतना मौसम ख़राब है लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ़ नहीं है, लेकिन नहीं तो फिर पिछले साल में जैसे कि थोड़ा-सा मौसम ख़राब हो जाता था तो मुझे, मेरा बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाता था कि मैं क्या बताऊँ। तो ऐसा अनुभव एक मुझे आया। ऐसे कितने सारे अनुभव मेरी प्रैक्टिस में, व्यक्तिगत इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में मुझे आए हैं, है ना। ऐसे ही में एक मेरा स्टूडेंट है जो सुजोग थेरेपी करता है, उसके पास मैं गया तो उसके क्लिनिक में एक पेशेंट आया और उसने एक हाथ लेके, ऐसा हाथ लिया और जोर से पॉइंट दबाया। जैसे ही पॉइंट दबाया वो पेशेंट ऐसे 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 और बस लुढ़क गया। और फिर थोड़ा सा वो जो स्टूडेंट है वो घबरा गया। मैं बैठा हुआ था सामने, तो बोले सर ये थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा पता भी था कि ऐसा हो सकता है करके, ये विड्रॉल्स आते हैं करके। लेकिन अब मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस था तो मैं घबराया नहीं। मैंने उसे बोला कि एक काम कर कि तू हेड लो पोजीशन दे, यानी सर नीचे कर, थोड़ी से पैर ऊपर, लेग राइज पोजीशन उसे बोलते हैं, हेड लो पोजीशन बोलते हैं। तो फिर उसने वो पोजीशन दी, बीपी चेक किया और फिर सुजोग थेरेपी में भी एक सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, सिस्टमेटिक मसाज की जाती है, जो चैनल मसाज उसको बोलते हैं। ये जो चैनल्स हैं इसमें मसाज मसाज कराई जाती है, ठीक है। और दोनों हाथ के पंजे और पैर के पंजों को, तलवों को रगड़ा जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो भी उभाड़ आए हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इसमें तो बहुत, सुजोग और एक्यूप्रेशर में तो तुरंत देखने को मिलता है। भले ही नेचुरोपैथ और आयुर्वेद में पेशेंट घर जाता है या उसी दिन या फिर अगले दिन देखने को मिलता है, लेकिन ये जो सुजोग थेरेपी और एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर थेरेपी और खासकर पंक्चर थेरेपी है, उसमें तुरंत आमने सामने उभाड़ देखने को मिलते हैं। ऐसे एकदम तुरंत पेशेंट को चक्कर आ जाते हैं, पेशेंट एकदम जैसे कि कोलैप्स हो जाता है। तो उस समय घबराना नहीं है, उबाड़ के क्या उपचार करने हैं
ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक तो यहाँ चैनल मसाज भी कर सकते हैं, हाथ और पैर के तलवे की मसाज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चेहरे पर पानी छिड़क सकते हैं, है ना। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो ये करना पड़ता है। फिर जो कान है, वो कान जोर जोर से दबाने होते हैं, ये पूरे पॉइंट्स दब जाते हैं कान के, ठीक है। तो और ये जो ब्रेन का पॉइंट है, अंगूठे का जो टॉप है, उसे भी दबाना है, ठीक है। और मान लो फिर भी अगर नहीं होता है तो एलोपैथ ट्रीटमेंट फिर सिम्टोमेटिक उस समय के लिए, है ना, देनी पड़ती है। जो भी आपके परिचित एलोपैथी सिम्टोमेटिक सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करने वाले जो भी चिकित्सक हो, उनसे संपर्क करके तुरंत फिर उस पेशेंट को कॉन्शियस कराया जाता है। हर पेशेंट में तो ये आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी मैंने 16 साल की प्रैक्टिस की है, उसमें मैंने नेचुरोपैथी के भी बहुत सारे पेशेंट निकाले हैं, योग थेरेपी भी मैंने की है, आयुर्वेद में भी अभी तो मैं कर ही रहा हूँ। तो इसमें मेरे एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं। तो इतने, जैसे कि मैं एक नशा मुक्ति केंद्र भी चलाता हूँ, तो उसमें उबाड़ आते हैं। जब मैं मेडिसिन देता हूँ दारू तंबाकू और बीड़ी सिगार छोड़ने का, तब पेशेंट आते हैं। एक्चुअल में पेशेंट नहीं आते हैं, ये तो बगैर बताए दी जाती है मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन दी जाती है। और पेशेंट जब घर लेके जाते हैं तो दाल चावल सब्जी जो भी खाने की कुछ चीज़ होती है उसमें वो मिला के वो मेडिसिन दी जाती है। तो मैं ये पहले ही बता देता हूँ रिलेटिव्स को, पेशेंट के रिलेटिव्स को, कि आप जब ये मेडिसिन शुरू करेंगे और पेशेंट दारू पिएगा या फिर जो भी कुछ व्यसन वो करता है, नशा करता है, तो जब वो नशा करेगा तब उसे जी मचलाना, उल्टी होना, टट्टी लगना, हो सकता है हल्का सा बुखार आना, और शरीर पर खुजली या फिर आंखों में लाली आना, ठीक है, या फिर थोड़ा सा नींद में डिस्टर्ब हो जाना। तो ऐसे लक्षण अगर पैदा हुए तो घबराना नहीं है। आप थोड़ी सी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास। तो कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा उबाड़ आते हैं, तो मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, पेशेंट रिलेटिव्स इतना फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब अब तो मेडिसिन दिया, मैंने बगैर बताए दिया, मेरे परिणाम आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो एक दो बार तो मैं ही टेंशन में आ गया कि अब क्या करें, कुछ एक्चुअल यानी होना नहीं चाहिए, पेशेंट को कुछ यानी प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। 2-3 बार तो मैं ही इतना स्ट्रेस में आ गया था कि क्या करें अब। हम्म, तो एक तो पेशेंट ने फ़ोन किया, बोले आपको समझता नहीं, आप कॉल नहीं उठा रहे हैं, मेरा पेशेंट नहीं इमरजेंसी हो गया। मैं क्या हो गया? बोले, वो बोल रहा है कि मुझे मेरा कैसा यानी जी घबरा रहा है और कैसे कि कैसा हो रहा है, बता भी नहीं रहा है क्या हो रहा है। मैंने बोला उसने दारू पी हो? बोले उसने तो दारू पी। मैंने बोला आपने मेडिसिन तो दिया ही होगा? बोले हाँ। मैंने बोला शांत रहो, कुछ नहीं होगा। बोले आप कैसे बोल रहे हो शांत हो, कुछ हो गया तो क्या होगा? मैंने बोला कुछ नहीं होगा। फिर भी वो मुझे जैसे इतना डांट रही थी। मैं इस बात को समझ रहा था कि ये बात स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस फेस किए हुए हैं, और वो पहली पहली बार ऐसी कंडीशन को फेस कर रही है, तो लोग एकदम डर जाते हैं कि अब इसकी तो, है ना, जान निकल जाएगी। तो संयम रखना पड़ता है इस बात के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है नेचुरोपैथी का, क्योंकि अगर इस सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है आप नेचुरोपैथिस्ट तो बन जाएंगे, उपचार भी करेंगे, अगर किसी को उभाड़ आ जाए और उस वक्त आप काउंसलिंग न कर पाए या फिर उस उभाड़ को ओवरकम ना कर पाए, तो फिर प्रैक्टिस में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। और ये बताना भी है हर एक पेशेंट को कि जैसे हम नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, अब कर रहे हैं, तो उभाड़ आएंगे। आप पहले बता देते तो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स अलर्ट रहते हैं। ऐसा होता भी है तो वो ज़्यादा फिर उस बात के लिए माइंड नहीं करते। नहीं तो फिर अगर हमने बताया नहीं, फिर रिलेटिव्स या फिर पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो ठीक होने के लिए दवा ली, आप तो मुझे और बीमार कर रहे हो। अब तब अगर बताएंगे कि यार ये नहीं, ये थोड़ा सा तो उपचार के कारण है, तो बोलेंगे कि आप अब नहीं हम समझ सकते, पहले ही बताना चाहिए था, हम ट्रीटमेंट नहीं लेते। ठीक है, तो पेशेंट फिर अलग ही भाषा बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट के भी बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे फ़ोन आते
कि सर मैंने ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट किया और ऐसी ऐसी पेशेंट को तकलीफ बढ़ गई, है ना। अब ये पढ़ा भी होता है उसने, सिद्धांत ध्यान में भी लिया होता है, लेकिन फिर भी घबरा जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर पेशेंट जो स्टूडेंट है वो घबरा जाते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, है ना। बहुत जगह पर नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो उनके बीच बीच में ऐसे फ़ोन आते हैं, तो उन्हें मैं फिर थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ कि ठीक है, ऐसा करो वैसा करो। तो ये है सिद्धांत नेचुरोपैथी का एक, है ना, शायद 8वां सिद्धांत मैंने कहा आपको, हाँ 8वां सिद्धांत है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। एक नोट्स है ना, जो आपके पास किताब है उसमें भी है दिया हुआ, लेकिन ऐसे टाइटल और उसके अंडर फिर पूरा एक पेज या 2 पेज उसके बारे में ऐसे संबंध में नहीं लिखा हुआ है, जो डॉक्टर गाला का किताब आपके पास है। चाहे तो आप ये नोट्स मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं, 70 रुपीज़ की ये नोट्स है, 70 रुपये की। तो आप चाहे तो चिकित्सालय से, जो मेरा दवाखाना है, मेरी जो ओपीडी है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।